बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, इस उर्दू ऑनलाइन तदरीस में आप तमाम का खैर मकदम है। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपकी दरसी किताब का सबक नंबर 23, जिसका उन्वान है दुखवा में का से कहूँ मोरी सजनी, और जिसके मुसन्निफ़ है चतुरसेन शास्त्री। ये एक कहानी है। तो आइए सबसे पहले मुसन्निफ़ का तारुफ देख लेते हैं कि चतुरसेन शास्त्री की पैदाइश ईस्वी सन 1891 में हुई और आपकी वफ़ात ईस्वी सन 1960 में हुई। चतुरसेन बुलंदशहर कस्बे चंदोख में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम सिकंदराबाद के एक स्कूल में हासिल की। आला तालीम के लिए राजस्थान जयपुर के कॉलेज में दाखिल हुए। यहाँ से आयुर्वेदिक आचार्य और संस्कृत शास्त्री की सिंध हासिल की। तालीम मुकम्मल होने के बाद दिल्ली में अपना दवाखाना शुरू किया। साथ साथ तसनीफ़ व तालीम का काम भी करते रहे। यानी दवाखाने के साथ साथ उनको किताबें लिखने और कहानियाँ लिखने का भी शौक़ था, वो काम भी वो कर रहे थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान पूर्णावती नाम से एक किताब उनकी ज़िंदगी और उनकी जंगी मौक़ों पर लिखी। उसके अलावा वो 8 तारीखी नावल, 10 ड्रामे, 4 तारीखी अफसाने वगैरह भी यादगार छोड़े हैं। धर्मपुत्र नावल पर ईस्वी सन 1961 में फ़िल्म बनाई गई, जिसे नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया। वैशाली की नगरधु वयम रक्षासम रावण के किरदार पर सियादरी की चट्टानें, शिवाजी के मंदिर और उनकी ज़िंदगी को मौजू बनाकर पेश की। इसके अलावा वो तिलमुनी, धर्महित, सोमनाथ, महालिया, भारत में इस्लाम, हिंदी भाषा और उसका इतिहास वगैरह तसानीफ़ काबिल ज़िक्र है। तो ये मुसन्निफ़ का तारुफ था। आइए अब हम सबक की शुरुआत करते हैं कि गर्मी के दिन थे। बादशाह ने इसी भागन में सलीमा से नई शादी की थी। सल्तनत की सब दुश्वारियों से दूर रहकर नई दुल्हन के साथ मोहब्बत और खुशी मनाने के लिए वो सलीमा को लेकर कश्मीर के दौलत खाने में चले आए थे। रात दूध में निहार रही थी। दूर के पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से सफ़ेद होकर चांदनी में बहार दिखा रही थी। आराम बाग में महलों के नीचे पहाड़ी नदी बल खाकर बह रही थी और मोती महल के कमरे में शमादान जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास सलीमा रात की खूबसूरती को निहार रही थी। तो गर्मी के दिन थे और बादशाह ने इसी भागन कहते ये एक 12वां महीना होता है हिंदू महीनों के हिसाब से, और जिसमें होली का त्यौहार होता है, उसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। तो उस वक्त उन्होंने सलीमा से नई शादी की थी और सल्तनत की सब दुश्वारियों से दूर रहकर नई दुल्हन के साथ मोहब्बत और खुशी मनाने के लिए वो सलीमा को कश्मीर के दौलत खाने में लेकर आए थे। वहाँ रात जो दूध में निहार रही थी, यानी रात का अंधेरा था, वो कश्मीरी वादियों में बर्फ़ की वजह से वो सफ़ेद होता जा रहा था और दूर के पहाड़ों की चोटियाँ बर्फ़ से सफ़ेद होकर चांदी में बाहर दिखा रही थी। आराम बाग में महलों के नीचे पहाड़ी नदी बल खाकर बह रही थी और मोती महल के कमरे में शमादान जल रहा था और उसकी खुली खिड़की के पास सलीमा रात की खूबसूरती को निहार रही थी। निहारना यानी कि किसी चीज़ को गौर से देखना। तो रात की खूबसूरती को सलीमा जो थी बेगम साहिबा, वो गौर से देख रही थी। खुले हुए बाल उसकी फ़िरोज़ी रंग की ओढ़नी पर खिल रहे थे। चिकन के काम से सजी और मोतियों से गुथी हुई इस फ़िरोज़ी रंग की ओढ़नी पर कसी हुई कमख्वाब की कुर्ती और पन्नों की कमर पट्टी पर अंगूरे के बराबर बड़े मोतियों की माला झूम रही थी। सलीमा का रंग भी मोतियों जैसा था।
उसके बदन की बनावट अनोखी थी। संगमरमर जैसे पैरों में जरी के काम के जूते पड़े थे, जिन पर 2 हीरे चमक रहे थे। कमरे में एक कीमती ईरानी कालीन का फर्श बिछा था, जो पैर लगते ही एक हाथ अंदर धंस जाता था। खुशबूदार लकड़ी से बने हुए क्षमादान जल रहे थे। कमरे में 4 पूरे कदर के आईने लगे हुए थे। संगमरमरों की बुनियादों पर सोने चांदी के फूलदानों में ताज़ा फूलों के गुलदस्ते रखे थे। दीवारों और दरवाज़ों पर बड़ी दिलकशी के साथ नाग केसर और चंपे की मालाएं झूल रही थी, जिनकी खुशबू से कमरा महक रहा था। कमरे में लामहदूद कीमती कारीगरों की मुल्की और गैर मुल्की अशिया करीने से सजी हुई थी। तो ये कमरे का एक मंज़र वहाँ का बयान किया गया है कि जो पहले बेगम साहिबा का जो सलीमा का हाल बयान किया गया, खुले बाल उसके फिरोज़ी रंग की ओढ़नी पर खिल रहे थे और चिकन के काम से सजी और मोतियों से गुथी हुई उस फिरोज़ी रंग की ओढ़नी पर किसी कम ख्वाब की कुर्ती और पन्नों की कमर पट्टी बंधी हुई थी और अंगूर के बड़े बड़े मोतियों की माला झूम रही थी। और सलीमा भी इतनी खूबसूरत थी कि उसका जो रंग था वो भी मोतियों जैसा चमक रहा था। उसके बदन की बनावट अनोखी थी और संगमरमर जैसे पैरों में जरी के काम के जूते उसने पहनी थी और वो जूतों में 2 हीरे चमक रहे थे। कमरे में कीमती ईरानी कालीन का फर्श बिछा था, कारपेट, और जो इतना मुलायम था कि जो पैर लगते ही एक हाथ अंदर वो चला जाता था कालीन। और खुशबूदार लकड़ी से बने हुए क्षमादान जल रहे थे और कमरे में 4 पूरे बड़े बड़े आईने लगे हुए थे। संगमरमर की बुनियादों पर सोने चांदी के फूलदानों में ताज़ा फूल गुलदस्ते रखे हुए थे और दीवारों और दरवाज़ों पर बड़ी दिलकशी के साथ नाग केसर और चंपे के जो फूल थे उसकी मालाएं झूल रही थी, जिनकी खुशबू से कमरा महक रहा था। और कमरे में लामहदूद कीमती कारीगरों की बनाई हुई मुल्की और गैर मुल्की यानी बाहर की और अपने हिंदुस्तान की भी चीज़ें से वो पूरा कमरा सजा हुआ था। कनीज़ ने दर्द भरे लहजे में कहा, हुजूर क्यों इतनी उदास रहती है? सलीमा ने कहा, इधर जहाँपना कुछ कम आने लगे हैं, उससे तबीयत ज़रा उदास रहती है। कनीज़, प्यारी चीज़ न मिलने पर इंसान में उदासी आ ही जाती है। अमीर और गरीब सभी का दिल है। सलीमा हंसी। उसने कहा, समझी, अब तू किसी को चाहती है, मुझे उसका नाम बता, उसके साथ तेरी शादी करा दूँगी। तो कनीज़ जो थी वहाँ की जो उनकी नौकरानी, उसने दर्द भरे लहजे में कहा बेगम साहिबा की, हुजूर इतनी उदास क्यों रहती है? तो बेगम साहिबा जो थी सलीमा ने कहा कि इधर जहाँ पना कुछ काम आने लगे हैं, उससे तबीयत ज़रा सी उदास रहती है। तो फिर कनीज़ बोली कि प्यारी चीज़ ना मिलने पर इंसान में उदासी आ ही जाती है। अमीर और गरीब सभी का दिल होता है। तो सलीमा हंसी और उसने कहा कि समझी, अब तू किसी को चाहती है, मुझे उसका नाम बता, उसके साथ तेरी शादी करा दूँगी। साकी का सर घूम गया। यकायक उसने बेगम की आंखों से आंखें मिलाकर कहा, मैं आपको चाहती हूँ। सलीमा हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उस दिलकश हंसी के पीछे उसने कनीज़ का मकसद नहीं देखा। कनीज़ ने बाजा लेकर कहा, क्या सुनाऊँ? बेगम ने कहा, ठहर, कमरा बहुत गर्म मालूम होता है, उसके तमाम दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दे, चरागों को बुझा दे, चमचमाती चांदनी का लुत्फ़ उठाने दे और फूल मालाएं मेरे पास रख ले। कनीज़ उठी। सलीमा बोली, सुन, पहले एक गिलास शरबत दे दे, बहुत प्यासी हूँ। तो बेगम साहिबा ने कनीज़ से पूछा कि तू किसे चाहती है, उसका नाम बता, मैं उससे तेरी शादी करा दूँगी। तो जो कनीज़ थी साकी, उसका सर घूम गया और यकायक उसने बेगम की आंखों में से आंखें मिलाकर कहा कि मैं आपको चाहती हूँ। और सलीमा उसकी बात सुनकर हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उस दिलकश हंसी के पीछे उसने कनीज़ का मकसद नहीं देखा। कनीज़ ने बाजा लेकर कहा, क्या सुनाऊँ? तो बेगम ने कहा, ठहर, कमरा बहुत गर्म मालूम होता है, उसके तमाम दरवाजे और खिड़कियाँ खोल दे, चरागों को बुझा दे, चमचमाती चांदनी का लुत्फ़ उठाने दे और फिर फूल मालाएं मेरे पास ला के रख दे। और सुन, पहले मेरे लिए गरम एक गिलास शरबत दे, बहुत प्यासी हूँ।
कनीज़ ने सोने के गिलास में खुशबूदार शरबत बेगम को दिया। बेगम ने कहा, उफ़, ये तो बहुत गर्म है, क्या इसमें गुलाब नहीं दिया? कनीज़ ने नरमी से कहा, दिया तो है सरकार। अच्छा, इसमें थोड़ा सा इस्तंबुल और मिला। साकी गिलास लेकर दूसरे कमरे में चली गई। इस्तंबुल मिलाया और भी एक जुज़ मिलाई। फिर वो नशीला शरबत बेगम के सामने ले आई। एक ही सांस में उसे पीकर बेगम ने कहा, अच्छा, सब सुना। तूने कहा मुझे प्यार करती है, सुना कोई प्यार का गाना। इतना कहकर वो गिलास को गालीचे पर लुढ़काकर नशीली सलीमा मुलायम मखमली मसनद पर खुद लुढ़क गई और रस भरी आँखों से साकी की तरफ देखने लगी। साकी ने विंशी का सुर मिलाकर गाना शुरू किया, दुखवा का से कहूँ मोरी सजनी। तो फिर कनीज़ उसको शरबत, बेगम साहिबा उसको शरबत मंगाती है। वो कनीज़ उनको शरबत ला के देती है और वो शरबत देखती है तो वो बेगम साहिबा कहती है कि ये तो बहुत गर्म है, क्या इसमें तूने गुलाब नहीं मिलाया? तो कनीज़ कहती है कि हाँ मिलाया है। तो फिर बेगम साहिबा उसे कहती है कि जाओ इसमें एक इस्तंबुल भी मिला दो। फिर वो कनीज़ वो गिलास लेकर दूसरे कमरे में जाती है और इस्तंबुल के साथ साथ वो एक दूसरी चीज़ भी उसमें नशीली मिला देती है और फिर वो नशीला शरबत बेगम के सामने ले आती है। बेगम एक ही सांस में उसे पीकर कहती है कि अच्छा, सब सुना। तूने मुझे कहा कि प्यार करती है, तो सुना कोई प्यार का गाना। इतना कहकर वो गिलास को गालीचे पर लुढ़काकर खुद बेगम साहिबा मखमली मसनद पर खुद लुढ़क जाती है और उसकी रस भरी आँखों से साकी की तरफ देखने लगती है और साकी वंशी का सुर मिलाकर गाना शुरू किया। साकी ने, वंशी कहते एक बाजे को, और फिर कनीज़ ने गाना शुरू किया कि दुखवा का से कहूँ मोरी सजनी। रात देर तक साकी की वंशी और गले की आवाज़ कमरे में घूम घूम कर रोती रही। आहिस्ता आहिस्ता साकी खुद रोने लगी। सलीमा शराब और जवानी के नशे में चूर होकर झूमने लगी। गीत खत्म करके साकी ने देखा सलीमा बेसुध पड़ी है। शराब की तेज़ी से उसके गाल सुर्ख हो गए हैं और उसकी दिलकश होठ रह कर फड़क रहे हैं। सांस की खुशबू से कमरा महक रहा है, जैसे हल्की हवा से कोमल पत्ती काँपने लगती है, उसी तरह सलीमा का बदन आहिस्ता आहिस्ता काँप रहा है। पसीने की बूंदें उसकी लाली पर चिराग की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही है। विंशी बाजा रखकर साकी बेगम के पास आ खड़ी हुई। उसका बदन काँपा, आंखें जलने लगी, गला सूख गया। वो घुटने के बल बैठकर बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने आंचल से बेगम के चेहरे का पसीना पोंछने लगी। उसके बाद उसने झुककर बेगम का मुंह चूम लिया। उसके बाद यूं ही उसने अचानक आँख उठाकर देखा, खुद दीन दुनिया के मालिक शाहजहाँ खड़े उसकी इस हरकत को हैरत और गुस्से से देख रहे हैं। तो रात देर तक फिर साकी ने बाजे की आवाज़ और उसकी गले की आवाज़ से कमरे में उसकी आवाज़ गूंजती रही अक्खी रात और रोती रही वो आवाज़। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो कनीज़ साकी खुद रोने लगी। फिर सलीमा शराब और जवानी के नशे में चूर होकर सलीमा भी झूमने लगी उसके गानों पर। जब गीत ख़त्म करके साकी ने देखा कि सलीमा बेगम साहिबा जो बेसुध पड़ी है, शराब की तेज़ी से उसके गाल सुर्ख हो गए हैं और उसके दिल का होठ रह कर फड़क रहे हैं। सांस की खुशबू से पूरा कमरा महक रहा है, जैसे हल्की हवा से कोमल पत्ती काँपने लगती है, उसी तरह बेगम साहिबा का बदन भी आहिस्ता आहिस्ता काँप रहा है और पसीने की बूंदें उसकी लाल चेहरे पर चिराग की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही है। और वंशी बाजा रखकर फिर कनीज़ ने बेगम साहिबा के पास आकर वो खड़ी हो गई। फिर उसका बदन काँप रहा था, आंखें जलने लगी और गला भी सूख गया। वो घुटने के बल बैठकर बहुत आहिस्ता आहिस्ता अपने आंचल से बेगम के चेहरे का पसीना पोंछने लगी और उसके बाद उसने झुककर बेगम का मुंह चूम लिया। और उसके बाद जो ही उसने अचानक आँख उठाकर देखा तो खुद दीन दुनिया के मालिक शाहजहाँ वहाँ खड़े थे और उसकी इस हरकत को बहुत ही हैरत और गुस्से से देख रहे थे। तो अज़ीज़ तलबा तालिबात, यहाँ हिस्सा अव्वल मुकम्मल होता है। इंशाअल्लाह आइंदा कल की वीडियो में हिस्सा दुआ के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।